स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम स्टडी में। इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दिया जाएगा। आई बटन आपको कहाँ मिलेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधियाँ संस्कृत सीटेट परीक्षा के लिए या यूपी टेट किसी भी टेट परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2, अगर आपने संस्कृत भाषा स्वीकार किया है तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट नंबर 1 में आपने संस्कृत शिक्षण की विधियों में से आपने जाना कि प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि, 3 प्रकार की प्रमुख विधियां आप पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे थे पाठशाला विधि, आपने पढ़ लिया था। बात करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा, उस पर डिस्कस करेंगे। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाद विवाद विधि। पारायण विधि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो वाद विवाद विधि क्या होती है? ये विधि जो है कंठस्थीकरण के साथ साथ ज्ञान परिज्ञान पर भी बल देती है, यानी अवबोधन क्रिया जो होती है उस पर भी बल देती है। और ये विधि दोनों कर्ताओं के परस्पर संभाषण के आधार पर उस संभाषण के विजयी परिणाम पर निर्धारित होती है। इसके उदाहरण हैं जैसे यम, यमी संवाद, गार्गी, मैत्री संवाद आदि। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो कि वाद विवाद विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। तो वैदिक काल में शिक्षण पद्धति का प्रमुख अंग प्रश्नोत्तरी प्रणाली विशेष थी, क्योंकि विद्वानों द्वारा यह भी अध्ययन किया गया है कि उस समय प्रश्नोत्तर विधि इतनी सशक्त थी कि यदि शिक्षक छात्रों की ओर संकेत भी कर देता था तो उत्तर तत्क्षण यानी तुरंत तत्काल ही प्राप्त हो जाते थे। इसलिए कहा गया है जिज्ञासाया अभावे ज्ञानम नास्ति, यानी यहाँ पे देखा है वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्रश्न प्रणाली का महत्व स्वीकार किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है वैदिक शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार की प्रणाली का महत्व था, तो प्रश्न प्रणाली का भी महत्व स्वीकार किया गया था वैदिक शिक्षा प्रणाली में। अब बात करते हैं यहाँ पे भाषण विधि की। तो कठिन ग्रंथों में जो शब्द क्लिष्ट होते हैं उन शब्दों का स्पष्टीकरण शिक्षक के माध्यम से किया जाता है। अष्टाध्यायी जैसे व्याकरण ग्रंथ में प्रयुक्त भाषण शब्द से भाषण विधि का आभास होता है। सूत्र विधि क्या है जान लीजिए यहाँ पे। यह विधि दर्शन शिक्षण की और संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। प्रश्न बन सकता है दर्शन शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो वो होगी आपकी सूत्र विधि, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? ऑप्शन में अगर आपको मिलता है सूत्र विधि, सूत्रा विधिया ऐसा लिखा होगा तो उस पर आप टिक करिएगा। सूत्रों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जैसे यहाँ पे है घटे समुद्र पूर्णम, यह विधि विस्तार को संक्षेप में करके पुनः विस्तार अर्थ को प्रकट करती है, अर्थात गागर में सागर जैसे उक्ति इस विधि का अलंकरण भूषण कही जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पे व्याख्या विधि की। तो शिक्षक प्रश्नोत्तर के शंका समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग करता है। कितने अंग होते हैं प्रश्न पूछा जाता है। व्याख्या विधि के कितने अंग होते हैं? हमने आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था तो हमने आपको बताया था 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला यहाँ पे पदच्छेद, पदार्थोक्ति, संशया, वाक्य योजना, आक्षेपा, फिर समाधानम। तो ये 6 अंग होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कथानक विधि की। देखिए जितना आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किया गया, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाना चाहिए। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे 6 विधियाँ दे रखी हैं, 6 अंग दे रखे हैं, तो हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से व्याख्या विधि का कौन सा अंग नहीं है संस्कृत में, तो एक ऑप्शन वहाँ पे आपको नया कोई मिलेगा और 3 ऑप्शन आपको इसी में से मिलेंगे। तो आपको इसलिए जानना जरूरी है कि 6 अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है। कथानक विधि क्या है? तो विषय में रुचि उत्पादन के और विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्राचीन काल में भी पाठ के बीच बीच में शिक्षक कथानक विधि का प्रयोग करते थे। जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र जैसे कथानकों को उदाहरण स्वरूप छात्रों के सम्मुख मनीषीगण प्रकट करते थे। ये किसका प्रयोग किया गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है पंचतंत्र में किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कथानक विधि। विषय में रुचि उत्पादन के और विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्राचीन काल में बीच बीच में ये शिक्षक जो है कथानक विधि का भी प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं व्याकरण विधि की। तो किसी भी भाषा का प्राण तत्व उस भाषा का व्याकरण है। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। नया वर्ड मिला आपको यहाँ पे, शब्दानुशासन किसे कहेंगे, तो व्याकरण को ही शब्दानुशासन कहते हैं। व्याकरण की शिक्षा के बिना भाषा का ज्ञान अपूर्ण होता है।
प्राचीन काल में वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण का पठन पाठन विशेष रूप से होता है। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा भी है। क्या लिखा है? रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये है महाभाष्य की, ठीक है, पतंजलि के द्वारा लिखित है, ये इसकी रचना की गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पे कक्षा नायक विधि। प्राचीन काल में प्रतिभाशाली छात्र शिक्षण कार्य में गुरु के सहायक होते थे। जब आचार्य अस्वस्थ होते थे तब छात्र गुरुकुल में कक्षा नायक की बातों को मानकर स्वयं अध्ययन करते थे। तो इस विधि की क्या विशेषता है? स्वयं अध्ययन करते थे। जब टीचर यानी आचार्य जी जब बीमार होते थे, अस्वस्थ होते थे, तो उस समय बच्चे क्या करते थे? गुरुकुल में कथानायक की बातों को मानकर स्वयं से सेल्फ स्टडी करते थे। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका कथानायक विधि में। अगला है अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की गई शिक्षा पद्धति का निरंतर विकास हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा पाश्चात्य प्रणाली का आश्रय करके संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए एक नवीन विधि का आविष्कार किया गया और इसको हम क्या कहेंगे? इस विधि का नाम भंडारकर विधि ऐसा प्रसिद्ध हुआ। इस भंडारकर विधि को आश्रित करके इन्होंने 2 पुस्तकों को लिखा। पहली पुस्तक है मार्गोपदेशिका प्रवेशिका संस्कृत मंदिर यात्रा। ये 2 पुस्तकें भंडारकर विधि को आश्रित करके लिखी गई, ठीक है। तो ये थी अनुवाद विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें। और अगले पार्ट में आप देखेंगे नवीन विधि के बारे में। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि और व्याकरण विधि। ये इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसके लिए आप पार्ट 3 का वेट करें, जल्दी पार्ट 3 अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।